मैं बहुत छोटे विलेज से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, अमरावती महाराष्ट्र, विदर्भा से। और बस घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मम्मी पापा हैं। पापा को तो अभी नहीं रहे हैं, पापा चले गए। और हम 9 भाई बहन हैं कि हम साथ में रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद घर में थोड़ा चैन सा खो गया था, क्योंकि पापा फार्मर थे, मम्मी हाउसवाइफ है, थोड़ा कुछ काम भी करती थी। लेकिन एक छोटे से गांव में रहने वाली जो फैमिली होती है ना, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होती हैं। मतलब ऐसे एकदम अपने आप को ऐसे मुट्ठी में बांध के रखते हैं, विचारों को और हमारे घर वालों को। तो उसमें मैं ऐसी एक मैंने जन्म लिया कि सबसे बड़ी बात है, तो कभी कोई बच्चा बोल के नहीं आता है कि मैं कौन से लिंग के साथ जन्म लूँगा। लेकिन मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे थे और मैं थोड़ी अलग। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ों को देखना पड़ रहा था कि क्या मैं इन सब से अलग हूँ। और फिर मैं 5-6 साल की हुई तो कहीं ना कहीं सबका एक वो था कि क्या होगा ये बच्चे का, ये एकदम फेमिनाइन है या फिर ऐसे ही रहता है। मतलब बचपन से ही आता है, क्योंकि मैंने तो किसी दुकान में जाके मेरा जेंडर लेके नहीं आई हूँ कि 100 रुपये दे दो और 100 ग्राम लेके मैं खा लूँगी और फिर मैं ऐसी बन जाऊँगी। तो लेकिन अभी गांव के लोग, मराठी फैमिली, और उनको कुछ भी पता नहीं है कि किन्नर क्या होते हैं, ये जेंडर कैसे पैदा हुए, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतनी भ्रांतियाँ थी सबके दिमाग में, दिल में कि अरे ये तो किन्नर है, ताली बजाते हैं, पैसे मांगते हैं। और उसी बीच कोई किन्नर हमारे घर आना जाना करते थे कि जब भी हमारे यहाँ मांगने आते थे तो आपके बच्चे को दे दो, तो और ज़्यादा इरिटेशंस घर वालों को होने लगे। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी, फिर 11th-12th में भी पहुंच गई, तब तक एकदम नॉर्मल। अब मैं एकदम, मुझे घर वाले कभी फ्रॉक पहनाते थे कि मैं बहुत क्यूट हूँ, या मैं कभी कैसी रहती थी, क्योंकि सिस्टर्स सभी मेरी मेडिकल फील्ड में हैं। तो एक वो था, जब मैं 10th में गई तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट होने लगा खुद पे कि क्यों मैं ऐसी हूँ, क्योंकि सब लोग तो अलग हैं। बाहर भी निकलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि तुम तो लड़की जैसे चलते हो, तुम तो ये बात करते हो, स्कूल में डांस ही करते हो। तो वो सब चीज़ें होने लगी, तो कहीं ना कहीं मैं घर वालों को दोषी ठहरा रही थी कि तुमने मुझे फ्रॉक पहनाया, तुम भी मुझे फ्रॉक पहनाते थे, और उसकी वजह से मैं ऐसी ऐसी बनी हूँ, ऐसे बनाऊँ। तो जब मैं उधर ना गाँव में एक तालाब होता है छोटा सा, और उसमें एक ही बड़ा सा मेंढक होता है, वो खुद ही चिल्लाता है ड्राव 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 करके। और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं यहाँ कर आ जाऊँ। तो मेरे भी कुछ टेंडेंसी ऐसी बन गई थी कि ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ की रानी हूँ और दुनिया का पता नहीं। और जो लोग आते थे किन्नर समाज के, उनसे मैं हमेशा डरती थी कि ये मुझे ले जाएंगे। फिर मुझे नहीं बजाना है ताली, या मुझे नहीं बजाना है ढोलक, मुझे नहीं जाना है किसी के यहाँ मांगने के लिए। तो मैं हमेशा छुप जाती थी। लेकिन जब मेरी पढ़ाई 10th में मैं पास हुई, और फिर मुझे सबने डिसीजन लिया कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम नागपुर जाओगे पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे मेरे भाई बहन वहीं से पढ़े हैं। तो सबसे लास्ट मेरी, जिस घर में हम 20-25 साल से रह रहे थे, वो सबसे लास्ट में वहाँ से निकली पढ़ के। तो फिर उसके साथ चलते मुझे, जब मैं गई, मैंने एडमिशन किया मेरी सिस्टर ने, फिर मैं नागपुर मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने जीएनएम नर्स का ट्रेनिंग किया 3.5 साल। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अरे यहाँ तो मुझे देखने वाला भी मेरे जैसा लगता है। यहाँ मेरे साथ इतने नर्सेस काम करती थी, और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि कोई नर्सिंग कोर्स वगैरह नहीं करते थे। और 60 लड़कियों में हम दो, तब तो मैं बॉयज़ करके ही कहलाती थी, तो 60 लड़कियों में हम 2 बच्चों का एडमिशन हुआ। और उसके बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स होते थे या फिर अटेंडेंस होते थे हॉस्पिटल में जहाँ हमारा ट्रेनिंग चलता था, तो 10 में से एक कहीं ना कहीं मेरे भावनाओं का बंदा मुझे मिला। तो हमेशा कहीं ना कहीं हमारा एक इंटरेक्शन होता था। तो ऐसे चलते चलते एक दिन मैं जब हॉस्टल के बाहर आई, तो मुझे लगा अरे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे कितने लोग हैं। वो बंदे ने मुझे बहुत, मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत वो किया कि इंसेंस किया कि तुम चलो,
तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, तुम उनसे मिलो, तुम बहुत खुश रहोगी। तो तब तक मैं थोड़ी ज़्यादा फेमिनाइन हो ही गई थी, क्योंकि मुझे खुद को ही कभी कभी शर्म आती थी कि क्या बोलेंगे लोग मुझे, लेकिन मैं बोलती थी कि मैं बिंदास हूँ, चलो जो है वो है, उसके साथ ही मुझे जीना है। तो ऐसे करते करते हम लोग नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में हम पहुँचे, और वहाँ सब मेरे जैसी सब फीलिंग्स वाले, भावना वाले लोग मुझे मिले, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मैं रो भी सकती हूँ तो इनके साथ, हंस भी सकती हूँ तो इनके साथ, क्योंकि मेरी भावना मैं हर किसी को शेयर नहीं कर सकती कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे बात करना चाहिए। तो ये सारी जब चीज़ें होती गई, मैं भी बड़ी होती गई, घर वालों का वो ज़्यादा बढ़ गया टेंशन की, तो बदल गई, तो बदल गया वहाँ जाके, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ऐसे करते करते एक दिन मैं एक चर्च में, कोई डिबेट था धर्मगुरुओं का, सभी थे, और मैं वहाँ पे जेंडर इश्यूज़ पे बात चल रही थी। तो वहाँ पे मैंने ऐसे हाथ ऊपर कर दिया, और ऐसे कैमरे लगे हुए थे, और मैंने बोल दिया कि मुझे अट्रैक्शन है, एक लड़की को एक मेल का अट्रैक्शन होता है, लेकिन मुझे भी मेल का अट्रैक्शन है। तो समझ में लगी, आप तो ये हो, तो फिर आपको कैसे? बोला मेरी भावना है। बस वो मेरा डीडी नेशनल पे चला गया, उतना बाइट, और उसके बाद मैं पूरी ब्लास्ट होते होते फिर कुछ टाइम मैं डिप्रेशन में चली गई। और किसी ने मुझे बताया कि आप यहाँ जाओ, हमारा दीक्षा भूमि के पास नागपुर में अपना ब्रह्म कुमारी जी का बड़ा हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैं मेडिटेशन करने लगी। जो मेडिटेशन मैंने किया वो 15 दिन ही गई, लेकिन मैं उसके बाद में पूरी एकदम ऐसी फ्रेश हो गई कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। मैं अपने आप के लिए जीऊँगी, अपने लिए करूँगी, मेरा लाइफ है, मुझे जीना है। तो ये जब सारी चीज़ें होने लगी, और उसके बाद हमेशा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम करते थे पुलिस वाले, गुंडा लोग, कि अरे तुम ये हो, बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमें गाली गलौज किया करते थे। तो ऐसे करते करते मैं एकदम ब्लंट हो गई, हु बॉदर, मुझे क्या करना है, जो करना है मुझे करना है, मुझे दुनिया से कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये कुंभ मेला का असर सारा विश्व पर कैसे आता है, क्या प्रभाव है कुंभ मेला का? कुंभ के दर्शन करने के लिए जब देवता यहाँ आए हुए हैं तो विश्व तो आएगा ही। देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, ये पूरा जब देवता भी इस कुंभ के दिव्य स्नान करने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं तो पूरा विश्व यहाँ आ रहा है, और सभी माँ गंगा की गोद में आकर के माँ की कृपा, वात्सल्य और अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति के जो संकल्प सूत्र से जुड़े जो भी साधक हैं, वो चाहे मातृशक्तियाँ हों, चाहे साधक हों, चाहे संत हों, सभी का केवल एक उद्देश्य है, सभी का जीवन में सनातन संस्कृति का एक तेज जो है वो दिखना चाहिए। आज जिस तरीके से आतंकवाद पूरे विश्व में हावी हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, उसे रोकने के लिए अध्यात्म के अलावा और कोई कवच नहीं है। अध्यात्म ही मनुष्य की रक्षा कर सकता है। अगर अध्यात्म से विलग हो जाएंगे तो बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति आपकी भी होगी। जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति है वो देखिए, उनको लोग नरसंहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। तो जैसे ही आप धर्म से अलग होंगे उसी दिन आप माँ भूल जाएंगे, बेटी भूल जाएंगे, समाज भूल जाएंगे, संस्कार भूल जाएंगे, संस्कृति भूल जाएंगे, मर्यादा भूल जाएंगे। तो जब सब भूल जाएंगे तो फिर आप पशु हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। इसलिए लोग राक्षस ना बने, इसलिए धर्म उनके लिए इतना आवश्यक है। मानव जीवन में मानवता को प्राप्त करने के लिए ही धर्म एक कवच है। अगर धर्म से अलग हो गए तो फिर मानव नहीं रह सकते। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य में तत्पशुर नराणाम धर्मो ही देशाम मदिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना। धर्म से विलग व्यक्ति पशु हो जाता है। धन्यवाद महाराज, हम धन्य हो गए आपका ये वाणी से। ओम शांति।